नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सचिन तोमर जी गुड इवनिंग, राधे राधे। विकास जी गुड इवनिंग, बीके क्लासेस विकास सर गुड इवनिंग। चलिए, संतोष कुमार जी गुड इवनिंग, आकाश जी गुड इवनिंग, अनुराधा जी गुड इवनिंग। चलिए, अन्नू सिंह जी गुड इवनिंग, अनय अनया गुड इवनिंग। चलिए, सभी लोग आ जाएं, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत कर देते हैं। तो ठीक है ना? चलिए, अरविंद जी जय हिंद। हाँ, चलिए, आज आप लोगों ने एक लेटर भी देखा होगा जो कि परीक्षा आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा निकाला गया है, जिसमें कि सेंटर के लिए उन्होंने अपरिहार्य कारण दिया कि 14-15 मई को अपरिहार्य कारणों से एक्सटेंड कर दिया गया है एग्जाम डेट। तो उसके बाद में उन्होंने फिर से सेंटर मांगा है, और सेंटर मांगा है तो उसमें उन्होंने कोई भी 22-23 जुलाई का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो 22-23 जुलाई का जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब है कि एग्जाम उससे आगे भी जा सकता है, ये याद रखना। रजत जी प्रणाम, वीरेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है ना? तो ये है। चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई नहीं, हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक कि क्या नहीं हो जाएगा, सीज फायर नहीं हो जाएगा। तब तक सीज फायर अभी, हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बॉर्डर पे अभी सीज फायर हुआ है, जब यहाँ पे सीज फायर होगा तब देखा जाएगा। अभी ये फायर करते रहे, हम लोग भी फायर करते रहेंगे कि नहीं, हम लोग मेहनत करते रहेंगे। जब डेट आएगी तब हम वो करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। खबर कोई अरविंद जी फर्जी नहीं है, सब रियल खबर है, कोई भी फर्जी नहीं है। चलिए, तो हम चलते हैं। कल 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। 26 नंबर क्वेश्चन का हमने जवाब आप लोगों से ऑफलाइन कमेंट करके पूछा था। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो हम बात करते हैं कि स्कोरिंग में एक चेकलिस्ट, इसका उपयोग अधिकतम तब किया जाता है जब लंबे उत्तरों के ग्रेड करना होता है, कौशल की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अवलोकन करना होता है, प्रतिशत का गणना करना होता है, टेस्ट पेपर का विश्लेषण करता है। मतलब ग्रेडिंग लॉन्ग आंसर, ऑब्जर्विंग प्रेजेंस और absence ऑफ स्किल, कैलकुलेटिंग परसेंटेज, एनालाइजिंग टेस्ट पेपर। बताओ क्या होगा? टीजीटी पीजीटी पंचवर्षीय योजना होबे करती है भैया, हर बार का यही नियम है, कोई अब की बार का नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग कोई दूसरी जगह पे आ रही है तो हर स्टेट का फॉर्म डालो फिजिकल एजुकेशन का, और जहां हो जाए वहां जॉब करना शुरू कर दो। जब होगा इसके भरोसे तब हम लोग देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं का आप जॉब करते रहो, ये नहीं कि नहीं हम पूरी तरीके से केवल यूपी में ही करेंगे तो करेंगे, इस मुद्दे पे आप ना बैठे रहो। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। कौशल की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का अवलोकन करने के लिए हम चेकलिस्ट का यूज करते हैं, याद रखना। चलो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परीक्षण में वस्तुनिष्ठता शब्द का अर्थ है अंक शिक्षक के शिक्षक में भिन्न होते हैं, व्याख्याता मूड पर निर्भर करती है, अंक निर्धारण व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त है, व्यक्ति पर निर्णय का उपयोग। द टर्म ऑब्जेक्टिविटी इन टेस्टिंग मीन्स scoring vary from teacher to teacher, interpretation depends on mood, scoring is free from personal base, use of the subjective judgment। बताओ क्या होगा? तो क्या होगा? स्कोरिंग जी फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस। क्या होगा? अंक निर्धारण व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त है।
क्या है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त है। किसी की अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिविटी की, तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब यह होता है कि वह किसी के भी लिए, चाहे वो आप हो चाहे जो हो, सबके लिए वहां पे क्या रहता है, एक समान होता है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति, मान लो कि जैसे आप पर्सनल है, मान लो जैसे कि अब सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव में क्या है कि अब मान लो कि वो थ्योरी लिख दिया ढेर सारा। अब उसमें जब उसने थ्योरी ढेर सारा लिख दिया, तब उसमें यह होगा कि अगर आप उसको जान रहे हो, पहचान रहे हो, तो आप उड़ा के नंबर दे दिए 100 नंबर, और पता चला जिसको नहीं जान रहे हो उसको दे दिए तो चलिए एक बार क्लास को फिर आप लोग शेयर कर दीजिए। हम भी क्लास को शेयर कर देते हैं। अचानक से क्लास चली गई, कट गई थी, तो हम शेयर करके फिर से चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं तब। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक परीक्षण को जो छात्र के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित मानक से करता है, किससे करता है, पूर्व निर्धारित मानक से करता है, उसको हम क्या कहते हैं। अ टेस्ट दैट कंप्रेस अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ प्रेडिस क्या है, परफॉर्मेंस टू अ predetermined टेक स्टैंडर्ड इज नॉर्म रिफर्स्ड टेस्ट, समेटिव टेस्ट, क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्ट, या डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्राइटेरिया रिफरेंस्ड टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं, याद रखना। अब अगर मैं बात करूं, आप लोगों से यहां टेस्ट की बात कर रहा है, तो यहां अगर मैं टेस्ट के विषय में चर्चा करूं कि टेस्ट कौन कौन से हैं, तो टेस्ट में अगर मैं बात करूं, तो यहां पे जो टेस्ट होता है आपका, वह होता है आपका फॉर्मल एवल्यूशन, या उसके बाद में इनफॉर्मल एवल्यूशन, एक्सटर्नल एवल्यूशन, ये जो होते हैं। वैसे बात करें तो समेटिव होता है, क्या होता है, समेटिव होता है। और क्या होता है, तो क्या बताओगे, पहले फॉर्मेटिव, फिर सोमेटिव, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में आपका सब्जेक्टिव, इसके बाद में इम्प्रेसेटिव। तो ये कई प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं यह सब कई प्रकार के होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए, दोबारा बफरिंग चालू हो गई, नहीं चल तो रहा है भाई, दोबारा बफरिंग तो नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, समझ में आया, ठीक है। तो क्या है, अ टेस्ट दैट द कंप्रेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू द, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक परीक्षण जो छात्र के प्रदर्शन की तुलना में पूर्व निर्धारित मानक से कराता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण होता है, योगात्मक परीक्षण होता है, मानदंड संदर्भित परीक्षण या नैदानिक परीक्षण। तो यही है, यहाँ पे ये चीजें दो बार दे दिया है, ठीक है ना, मानदंड संदर्भित और यहाँ पे मानदंड। तो ये दोनों, यहाँ इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो अगला क्या कह रहा है, अगले की बात करते हैं। अगला कह रहा है हमारा वर्टिकल जंप टेस्ट मुख्य रूप से मूल्यांकन करता है लचीलापन को, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को,
मांसपेशियों के स्ट्रेंथ को या प्रतिक्रिया समय को, किसको करता है? बताओ जल्दी से। बताओ। तो अगर मैं वर्टिकल जंप की बात करूं, तो वर्टिकल जंप में क्या होता है? तो वर्टिकल जंप में आपका मांसपेशियों की शक्ति होती है, मस्कुलर पावर की बात करता है, याद रखना। क्या होगा? मस्कुलर पावर की बात करेगा, याद रखना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड टेस्ट का उदाहरण है? प्रयोगशाला ट्रेडमिल परीक्षण, रक्त लैक्टेट परीक्षण, 50 मीटर स्प्रिंट परीक्षण, VO2 अधिकतम विश्लेषण, मतलब VO2 मैक्स एनालिसिस। बताओ क्या होगा? लेबोरेटरी ट्रेडमिल टेस्ट, ब्लड लैक्टिक टेस्ट, 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट, VO2 मैक्स। किसकी बात करनी है? इनमें से कौन सा फील्ड टेस्ट का उदाहरण है? फील्ड टेस्ट की बात कर रहा है कि फील्ड टेस्ट का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा, 50 मीटर जो स्प्रिंट है वह क्या होता है? वह आपका फील्ड टेस्ट का उदाहरण होता है, मतलब फील्ड टेस्ट है यह क्या है मेरे भाई? यह आपका फील्ड टेस्ट का एग्जाम्पल होता है, यह फील्ड टेस्ट माना जाता है, याद रखना। चलिए, जैसे कि रक्त लैक्टिक परीक्षण की बात कर रहा है, तो ये एनारोबिक जितने भी टेस्ट होंगे वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। वीओटी अधिक VO2 मैक्स के लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो VO2 मैक्स एनालाइजर की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे स्पायरोमीटर का भी हम यूज करते हैं, याद रखना ये सारी चीजें। कौन सा कारक परीक्षण वैधता को प्रभावित नहीं करता? निर्देशों की स्पष्टता, उचित स्कोरिंग विधियां, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, टेस्ट पेपर का रंग। Which factor does not affect test validity? Clarity of the instruction, proper scoring method, personal base, color of test paper। बताओ। बताओ 31 का क्या होगा? कि कौन सा कारक परीक्षण वैधता को प्रभावित नहीं करता? तो अगर मैं बात करूं तो क्लियरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल प्रभावित करता है, प्रॉपर स्कोरिंग मेथड भी और पर्सनल बेस भी। लेकिन कलर ऑफ टेस्ट पेपर, यह टेस्ट पेपर का रंग यह किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभावित नहीं करता है, याद रखना। चलो, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण फायदेमंद होते हैं क्योंकि उन्हें लंबे मूल्यांकन समय की आवश्यकता होती है, उन्हें मानकीकृत करना मुश्किल होता है, वह स्कोरिंग में व्यक्ति परकता को कम करते हैं, वे मान्यताओं पर आधारित होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर बेनिफिशियल बिकॉज, क्यों होते हैं? दे रिक्वायर लॉन्ग एवोल्यूशन टाइम, दे आर द डिफिकल्टी टू स्टैंडर्डाइज, दे रिड्यूस they reduce subjective in scoring, they are based on assumption। चल तो रहा है भाई, बफरिंग तो नहीं कर रही है? मैं तो सामने चलाया हूं, चल रहा है भाई। हाँ,
चलिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसकी, तो 32 की अगर मैं बात करूं कि उन्हें लंबे मूल्यांकन समय की आवश्यकता होती है, उन्हें मानकीकृत करना मुश्किल होता है, वे स्कोरिंग में व्यक्तिपरक होते हैं। किस लिए? तो क्या बताओगे आप लोग कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर बेनिफिशियल। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग। क्या करते हैं? रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग। यह जो सब्जेक्टिविटी होता है स्कोरिंग का, उसको क्या करते हैं, उसको कम करने का काम करते हैं। हाँ, ठीक है ना। वो क्या होता है, वह जो होता है उसको क्या करने का काम करता है, रिड्यूस करने का। बफरिंग हो जा रहा है बीच बीच में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, क्यों हो रहा? एक्चुअली इसमें पता नहीं क्यों पूरे इलाके का इतना ज्यादा नेटवर्क गंदा हो चुका है ना, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन इतना गंदा हो चुका है बीएसएनएल का कि समझो मत, इसीलिए सरकारी कंपनी बर्बाद है। बीच में सही चल रहा था, कुछ दिनों से पता नहीं क्या हुआ है, 1 महीने से बफरिंग बार बार, मतलब कि वो थोड़ा सा दिक्कत आ ही जा रहा है। ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण फायदेमंद होते हैं क्योंकि उन्हें लंबे मूल्यांकन समय की आवश्यकता होती है, उन्हें मानकीकृत। तो वही बात है कि वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सब्जेक्टिव स्कोरिंग को। सब्जेक्टिव स्कोरिंग को क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक परीक्षण जो विशिष्ट सीखने के अंतराल की पहचान करता है, विशिष्ट सीखने के अंतराल की बात करता है, बताओ क्या होगा? एक परीक्षण जो विशिष्ट सीखने के अंदर, मतलब अ टेस्ट दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गैप इज समेटिव टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, याद रखना। जो विशिष्ट सीखने के अंतराल का पहचान करता है उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, याद रखना। चलो, समूह परीक्षण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण का वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रतिस्पर्धी और शोर, शांत और एक समान, लचीला और परिवर्तनशील, तनावपूर्ण और सख्त। टू इंश्योर फेयरनेस इन ग्रुप टेस्टिंग द टेस्ट इन्वायरमेंट शुड बी, कैसा होना चाहिए? तो अगर मैं बात करूं तो वह जो है क्वाइट एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए, शांत और एक समान होना चाहिए। कहने का मतलब कि वह सबके लिए एक समान, कोई भी टेस्ट कभी भी निर्माण किया जाता है तो वो चाहे जिसके लिए भी बनाया जाता है सबके लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ। अगर मान लीजिए एक ग्रुप के लिए, एक एज ग्रुप के लिए बनाया जाता है वो टेस्ट, तो वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो, एक परीक्षण जो समन्वय, कोऑर्डिनेशन, संतुलन
और चपलता जैसे मोटर कौशल का मूल्यांकन करता उसे वर्गीकृत किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यह कह रहा है कि एक जो परीक्षण होता है आपका, क्या होता है, आपका जो परीक्षण होता है, टेस्ट दैट एवेल्युएट मोटर स्किल सच कोऑर्डिनेशन बैलेंस एंड एजिलिटी इज क्लासिफाइड एज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, नॉलेज टेस्ट, स्किल टेस्ट या कॉग्निटिव टेस्ट। क्या कहते हैं? A test that evaluate motor skills such coordination, balance and agility is classified as, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका साइकोलॉजिकल परीक्षण। नहीं, साइकोलॉजिकल मतलब जो आपका बुद्धि का परीक्षण होता है उसको बोलते हैं। नॉलेज टेस्ट भी नहीं बोलेंगे, कॉग्निटिव टेस्ट भी नहीं बोलेंगे। कॉग्निटिव टेस्ट संज्ञानात्मक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण थोड़ा बहुत समान होता है, थोड़ा बहुत का एक तरीके से एक दूसरे के पूरक होते हैं, याद रखना। तो इसमें क्या होगा, जो स्किल टेस्ट होता है वह होता। चलो, इनमें से कौन सा निम्नलिखित एक मात्रात्मक स्कोरिंग विधि है? चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, संख्यानात्मक स्कोर, वर्णनात्मक प्रक्रिया। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, न्यूमेरिक स्कोर और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। बताओ। तो क्या कहेंगे? न्यूमेरिक स्कोर, ठीक है ना। इनमें से कौन सा निम्नलिखित एक मात्रात्मक स्कोरिंग विधि, मात्रात्मक मतलब कह दिया तो मतलब न्यूमेरिक की बात कर रहा है, तो याद रखना। किस चरण में स्कोर की व्याख्या और परिणाम साझा करना शामिल है? प्री टेस्ट में, टेस्ट के दौरान, पोस्ट टेस्ट में, मिड टेस्ट में। बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा। किस चरण में स्कोर की व्याख्या, कौन कह रहा है चुप हो गए हैं भाई? कहाँ चुप हो गए हैं? बोल तो रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं, चुप कहाँ है? तो क्या होगा? पोस्ट टेस्ट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मेरे भाई पोस्ट टेस्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट टेस्ट बोलते हैं, याद रखना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? सिट एंड रिच, हार्वर्ड स्टेप, पुशअप, पुलअप्स। बताओ। अगर इतना क्वेश्चन कर लोगे तो टेस्ट मेजरमेंट में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा भी वादा है आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए, अरे कुछ ऐसा पर्सनल नहीं है यार, सब ऑफिस का ही है, ठीक है ना। चलो, तो क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से हम कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को ज्ञात करते हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की बात में आती है तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस हम
किन किन चीजों से ज्ञात करते हैं? तो आप क्या बताओगे कि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस हम किन किन चीजों से ज्ञात करते हैं? तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए मैंने आपको टेस्ट बताए थे, कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसके अलावा और क्या होता है, तो उसके अलावा होता है आपका क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट। याद रखना, यह भी पूछ लेता है, क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट, क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट। उसके बाद में होता है आपका टडल टटल प्लस रेशियो टेस्ट। उसके बाद में आपका होता है, और भी होते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए, जैसे कूपर टेस्ट जो होता है, कूपर टेस्ट, ठीक। स्टैंड साइकिल, 20 मीटर शटल रन टेस्ट, याद रखना 20 मीटर शटल, ये जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि ये जो है 20 मीटर शटल रन की जो बात कर रहा है, ये 20 मीटर शटल रन, ये शटल में एजिलिटी को न ज्ञात करके ये इसको ज्ञात करता है, याद रखना, ठीक। तो 20 मीटर शटल रन टेस्ट। उसके बाद में आपको याद करें तो क्रॉस वेबर स्टेप टेस्ट, क्रॉस बॉयर स्टेप टेस्ट। 1 मील रन वॉक, 1 मील रन वॉक टेस्ट। रॉक पॉट वॉकिंग टेस्ट। ये जितने भी टेस्ट मैंने बताए, ये सब आपके कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को ज्ञात करने के लिए है, याद रखना, ठीक है। चलो, इसके अलावा भी है 600 मीटर जो दौड़ होती है वह 6 मिनट, मतलब जो भी है जिसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर, तो बहुत सारे टेस्ट हैं, मेन यही पूछा जाता है जो बताए हैं, ठीक है ना। चलो, लगातार परिस्थितियों में एक ही परिणाम देने की एक परीक्षण की क्षमता को क्या कहा जाता है? और टेस्ट एबिलिटी टू गिव द सेम रिजल्ट अंडर कंसिस्टेंट कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब वो चाहे जो भी हो कंडीशन, चाहे जो भी हो, वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा? एक समान ही देगा, दूसरा रिजल्ट नहीं देगा। वो चाहे यहां करो, चाहे अमेरिका करो, चाहे जहां कर लो, और जब एक समान ही रिजल्ट देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बताओ। और जो परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है वह उसी के लिए हो तो उसको क्या कहते हैं, यह भी बताना। देखो, अगर मैं बात करूं कि कोई भी परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है वह वही की बात करे कि वही काम करे, ये नहीं कि पता चला लंबाई के लिए मीटर है तो इंची टेप है लंबाई नापने के लिए, अब तुम उससे कुछ और नाप रहे हो, हाँ, तो वो क्या नहीं होगा, वो फिर वैलिड नहीं होगा। वैलिड का मतलब कि वह जिसके लिए बनाया गया है वह उसी के लिए हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैलिड बोलते हैं, याद रखना। अगर कोई भी चीज हमेशा किसी भी परिस्थितियों में एक समान ही रिजल्ट दे रहा है, एक समान ही रिजल्ट दे रहा है, लगातार परिस्थितियों में एक ही परिणाम दे रहा है, तो उस परीक्षण को हम क्या कहेंगे? उस परीक्षण को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। घटना को जैसे वह है वह उसी रूप में देखा जाए, वह जिस रूप में है उसी रूप में देखा जाए, तो वह क्या होता है? वह होता है आपके ऑब्जेक्टिविटी। जो चीज है जैसा है वह उसी रूप में आपको दिखे, इसमें कोई मिलावट ना हो, तो वह क्या हो जाएगा? वह होगा आपका ऑब्जेक्टिविटी। रिएबिलिटी क्या होता है?
मान लो कोई उपकरण है, तो उस उपकरण को अगर मापा जाता है तो वह कोई भी स्थिरता उसकी क्या रहे, हमेशा बनी रहे। ऐसा न हो कि यहां नाप रहे हैं तो कुछ है और ले जाके पता चला अमेरिका में नाप रहे हैं तो कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो भी परिणाम होता है वह परिणाम हर परिस्थितियों में सेम आना चाहिए, हर परिस्थितियों में सेम आना चाहिए। मतलब परिणाम देने का एक परीक्षण की क्षमता को क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता। मतलब वह कंडीशन जो कि वो कहीं भी हो सेम रिजल्ट दे, रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। रिजल्ट परिवर्तित ना हो। अगर तुम यहां 1 किलोमीटर तुम 3 मिनट में दौड़ रहे हो तो तुमको हम दुनिया के कौनों कोने में ले जाके छोड़ देंगे, तुम 1 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ोगे। समझ रहे हो कि नहीं? और वैलिड कब होगा, मान लो अगर कोई टेस्ट बनाया गया है, जैसे 1 किलोमीटर की दौड़ बनाई गई है आपके कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को नापने के लिए, तो वह जो है केवल वही नापे, अभी नहीं कि वो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के साथ साथ आपकी शक्ति भी नापने लगे, आपकी एजिलिटी भी नापने लगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी नापने लगे, तो वह वैलिड नहीं होगा। वह जिसके लिए है वही काम करेगा, तब वह वैलिड होगा। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, मतलब वह जैसा है उसी रूप में हमेशा प्रदर्शित रहे। ठीक है, ठीक है ना? मतलब जैसा है वह उसी रूप में प्रदर्शित हो, उसमें चेंज ना हो। नॉर्म्स क्या होता है, जो पहले से एक स्टैंडर्डाइज एक आंकड़ा दे दिया जाता है जिस पर हम जो आता है, जो आपका रिजल्ट आता है उसको हम उससे टैली करते हैं, उससे हम चेक करते हैं, उसके अनुरूप हम रिजल्ट को मिलाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। उसे ही हम नॉर्म्स बोलते हैं, याद रखना। लचीलेपन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, शटल रन का, सिट एंड रिस्ट टेस्ट का, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का, 50 मीटर स्प्रिंट का, बताओ। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सिट एंड रिस्ट टेस्ट, सिट एंड रिस्ट टेस्ट से हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को निकालते हैं। किस परीक्षण में लेअप शॉट एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल है, लॉकहार्ट परीक्षण, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण, मैकडोनाल्ड सॉकर परीक्षण, रसेल लैंग परीक्षण। तो जाहिर सी बात है, जब ले ऑफ शॉट की बात करता है तो ले ऑफ शॉट ही किससे संबंधित है, बास्केटबॉल में ले ऑफ शॉट होता है, इसलिए हम उसको सीधे ले जाएंगे किसमें, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में। अब यहां पे किसकी बात कर रहा है, बास्केटबॉल की बात कर रहा है। तो बास्केटबॉल में कौन कौन से परीक्षण होते हैं उनके विषय में आपको पता होना चाहिए। जो भी बास्केटबॉल के परीक्षण होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें 3 चीजें एक्चुअली में पता करने के लिए यह था। क्या क्या, अगर मैं बात करूं एक्चुअली वैसे शुरू में तो 2 प्रकार के स्किल टेस्टों में इसको डिवाइड किया गया था, एक में 3 टेस्ट बैटरी थी, दूसरे में 4 टेस्ट बैटरी थी। जैसे पहले में शुरू में क्या था, उसमें एक फिटनेस टेस्ट के लिए था और एक जो था मतलब पोटेंशियल बास्केटबॉल स्किल टेस्ट और बेसिक बास्केटबॉल स्किल टेस्ट, ये दोनों इसमें जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में था। क्या क्या था, बेसिक बेसिक बास्केटबॉल
स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट और साथ ही साथ आपका फिटनेस टेस्ट भी था इसमें, जिसको हम पोटेंशियल बास्केटबॉल स्किल टेस्ट बोलते थे। तो पोटेंशियल को बाद में हटा दिया क्योंकि उसमें था फुटवर्क था, जंप एंड रीच था, डॉजिंग रन था, बार्क टेस्ट था, तो उसको हम क्या कर लिए थे, उसको हटा दिए थे। और प्रेजेंट में इस समय 3 ही है। वो 3 क्या क्या है? बेसिक बास्केटबॉल टेस्ट में 3 है। और ये 3 कौन कौन से हैं? अगर इनकी मैं बात करूं तो ये 3 आपके हैं। पहला है आपका फील्ड गोल, फील्ड गोल स्पीड टेस्ट। दूसरा है बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी। और इसमें जो पूछा है इसने वह इसी के अंतर्गत आएगा, लेअप शॉट। ठीक। और तीसरा क्या है? ड्रिबल। क्या है? ड्रिबल। ठीक है ना? ये जो ड्रिबल है यह इसी के अंतर्गत आएगा। अब फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, इसमें जो होता है, हम बास्केटबॉल के नीचे खड़े होते हैं और 30 हम क्या करते हैं, खड़े होके उसे 30 सेकंड दिया जाता है और 30 सेकंड में वह जितना ज्यादा बास्केट कर लेगा वही उसका स्कोर हो जाता है। इसी प्रकार से बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी में क्या होता है, इस प्रकार से 2 प्रकार का होता है, एक तो चौकोर बनाया जाता है, एक गोल बनाया जाता है। ठीक है ना? इसमें 3 इस प्रकार से स्क्वायर होते हैं। तीनों स्क्वायर में इस पे आपका एक होता है 60, दूसरा 40, और मतलब 60 बाई 40 का होता है, 40 बाई 25 का होता है और 20 बाई 10 का। ये क्या होते हैं? सर्कल होते हैं। और अगर इसमें क्या करता है, वह थ्रो करता है तो उसको जो है 3 पॉइंट मिलते हैं। यहां अगर बास्केट लगती है तो 2 पॉइंट, और यहां अगर बॉल लगती है तो 1 पॉइंट दिया जाता है। और कितनी दूरी से दिया जाता है, तो यहां से जो सब्जेक्ट होता है वह 40 फीट की दूरी से, कितने? 40 फीट की दूरी से वह क्या करता है, फेंकता है। और इसकी जो जमीन से हाइट होती है, जो बनाया गया रहता है, वह 14 होता है। ठीक है ना? तो याद रखना। ठीक, चलो। इसी प्रकार से ड्रिबल में भी होता है। Smith's field hockey test was organized, developed in USA, England, France and Canada. बताओ। बताओ। स्मिथ्स और फ्रेंच फील्ड हॉकी टेस्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यह जो है हॉकी के स्किल का मूल्यांकन के लिए यह भी होता है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें होता है हिटिंग, पुशिंग, स्कूपिंग और ड्रिबलिंग। इसमें क्या क्या किया जाता है, तो इसमें याद रखना, इसमें होता है आपका हिटिंग, पुशिंग, स्कूपिंग और ड्रिबलिंग। ठीक। ये जो है आपके जो बेसिक स्किल्स होती हैं उनके परीक्षण के लिए यह होता है। ठीक है ना? जो क्या होता है, जो आपकी बेसिक स्किल्स होती हैं उनके लिए होता है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो है
हॉकी टेस्ट मूल रूप से विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था वो पूछ रहा है। तो याद रखना ये जो है आपके फ्रांस के द्वारा, किसके द्वारा भैया, ये आपके फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है सॉकर में ड्रिबलिंग का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा परीक्षण आदर्श है। बफरिंग मेरे में तो ना होता भाई, मेरे में नहीं हो रहा है, आप लोगों में कैसे हो रहा है भाई। मेरे में नहीं हो रहा है। क्योंकि हम भी खोल के बैठे हैं भाई आपका कमेंटवा देखने के लिए। चलो, सॉकर में ड्रिबलिंग का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। सॉकर की बात कर रहा है तो एमसी डोनाल्ड, एमसी डोनाल्ड जो सॉकर टेस्ट है, क्या, एमसी डोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, ये जो सॉकर टेस्ट है इसमें हम किसकी बात करते हैं, आपके ड्रिबलिंग की बात करते हैं। अब यहां पे सॉकर की बात कर रहा है तो सॉकर में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एमसी डोनाल्ड की, तो यह जो है 1951 में, किस सन में मेरे भाई, 1951 ईस्वी में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में, किसमें, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बनाया गया था। याद रखना यह जो है जर्नल स्कोरिंग एबिलिटी के लिए था। इसका उद्देश्य क्या है, जनरल स्कोर एबिलिटी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या था, इसके अंतर्गत आपका जो क्या क्या है, इसके अंदर किकिंग बॉल कंट्रोल था। इसके अंदर क्या क्या था मेरे भाई, इसके अंदर जो था वह था किकिंग बॉल कंट्रोल, बॉल कंट्रोल एंड जजमेंट ऑफ मूविंग बॉल। जजमेंट ऑफ मूविंग बॉल, ये तीन चीजों के लिए था। अब इसमें अगर मैं बात करूं टेस्ट एरिया जो था वह एक बैकबोर्ड होता है और बैकबोर्ड 30 फीट चौड़ा होता है और 11.5 फीट ऊंचा होता है। क्या होता है, 30 फीट चौड़ा होता है और 11.5 फीट क्या होता है आपका, इस तरीके से होता है। तो ये जो होता है ना, ये जो है 30 फीट इंटू 11.5 फीट होता है, याद रखना। और इसी यही होता है क्या, किक बोर्ड, किक बोर्ड होता है, याद रखना। इसमें जो रिस्ट्रिक्टिंग लाइन होती है वह आपकी दो होती है, एक 18 मीटर पे होती है और एक 9 मीटर पे होती है। सब्जेक्ट जो है क्या करता है, जो तीन बॉल होती है इसमें, बॉल जो है 18 मीटर के बाहर रखी होती है, सब्जेक्ट बॉल को लाता है और 9 मीटर जो रिस्ट्रिक्टिंग लाइन है वहां से बॉल को हिट करता है। कहां पे, जो आपका क्या है बोर्ड है, इस बोर्ड पर वो क्या करता है, हिट करता है और यही उसका स्कोर होता है। उसको 4 ट्रायल दिया जाता है और उसमें से जो बेस्ट 3 होते हैं उन्हीं को जोड़ा जाता है, याद रखना। ठीक है, चलो बाद में इसको मॉडिफाई भी किया गया था, एमसी डोनाल्ड को जो ये था इसको मॉडिफाई भी किया गया था।
तो मॉडिफाई जब किया गया था तो ये जो था अपर एलिमेंट्री आपका जो बॉय था उनके लिए यह कराया गया था। उसमें 3 चेंज किए गए थे। किक बोर्ड की जो चौड़ाई और लंबाई थी वो 8 फीट इंटू 4 फीट कर दिया गया था। रिस्ट्रैक्टिंग लाइन को 6 फीट पर कर दिया गया था और 3 ट्रायल कर दिया गया था 20 सेकेंड के लिए। ठीक है ना, ये कर दिया गया था, याद रखना। ठीक, ठीक है ना। सारी चीजें अब इतने ही वीडियो में बताना उचित नहीं होता है। लॉकहार्ट और मैकपर्सन बैडमिंटन टेस्ट एक अच्छा माप प्रदान करता है खेल रणनीति, शारीरिक फिटनेस, टेक्निक या मानसिक एंडोरेंस के लिए। मेंटल एंडोरेंस की बात कर रहा है। बैडमिंटन की बात करता है। बैडमिंटन में एक टेस्ट बहुत पूछता है। वो कौन पूछता है? मिलर आपका टेस्ट जरूर पूछता है। मिलर वॉल वाली जो टेस्ट होता है यह जरूर पूछता है कि यह किससे संबंधित, और हर एग्जाम में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें वॉली लगा हुआ है। वॉल वाली तो लोग सोचते हैं वॉलीबॉल से है, लेकिन वो वॉलीबॉल नहीं बल्कि इसी से होता है, याद रखना। तो ये जो लॉकहार्ट एंड आपका एमसी पर्सन जो बैडमिंटन टेस्ट है, यह जो है एलनी लॉकहार्ट एंड फ्रेंचेस ए एमसी पर्सन ने 1949 में, किस सन में मेरे भैया? 1949 ईस्वी में बनाया था, याद रखना। किसके लिए? महिलाओं के लिए। किसके लिए बनाया गया था? तो याद रखना, महिलाओं के लिए बनाया गया था। महिलाओं के लिए यह बनाया गया था। यह बॉलिंग एबिलिटी को नापता है। क्या क्या नापता है? बॉलिंग एबिलिटी को। यह बॉलिंग एबिलिटी को मापने का काम करता है, याद रखना। इसमें भी क्या होता है? दीवार होती है। दीवार आपकी 10 बाई 10 का वो किया जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे अब यहीं पे क्या होता है? 30 सेकेंड तक क्या किया जाता है? उसको शटल करना होता है। 30 सेकेंड तक शटल करेगा और वही उसका क्या होता है? स्कोर होता है। और यहां पे क्या होता है? 6 फीट की, इस दीवार से 6 फीट की दूरी पे, सॉरी 6.66 होता है, 6 फीट 6 इंच की दूरी से। हाँ, और इसमें जो 6 फीट 6 इंच होता है वहां से एक लाइन होती है 3 फीट पे। तो एक 3 फीट पे, दूसरा फिर 3 फीट पे। तो ये जो 3 फीट वाली लाइन होती है यहीं से आपको क्या होता है? दीवार में सटल करना होता है, याद रखना। इसी को बोलते हैं क्या? तो यह किसके लिए होता है? तो यह आपकी टेक्निक स्किल के लिए होता है, याद रखना। किसके लिए होता है? टेक्निक स्किल के लिए होता है, याद रखना। एक मैंने अभी नाम बताया, मिलर वॉल वॉली टेस्ट। ये जो मैंने मिलर वॉल वॉली टेस्ट बताया ना आपको, क्या बताया? जो मैंने आपको मिलर वॉल वॉली टेस्ट बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो ठीक है ना। तो मिलर वॉल वाली टेस्ट जो बताया, ए मिलर ने 1951 में इसको पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए जर्नल बैडमिंटन एबिलिटी को नापने के लिए, प्लेइंग एबिलिटी के नापने के लिए था यह। ठीक है ना। यह वॉली वॉली एबिलिटी को मापने के लिए क्या था? यह था। ठीक है ना। अब इसका जो उद्देश्य था, यह अधिकतम 30 सेकेंड से किया जाता है, यह भी याद रखना। इसका मेन उद्देश्य हाई शॉट, जिसे क्लियर बोला जाता है, उसे मापने के लिए था। किसके लिए था मिलर बॉल वाली? तो आप क्या बताओगे? हाई शॉट के लिए। HIGH, हाई शॉट। हाई शॉट के लिए यह था, याद रखना। ठीक, चलो। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में किस प्रकार के स्कोरिंग का उपयोग किया जाता है? जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में किस प्रकार के स्कोरिंग का उपयोग किया जाता है? समय आधारित स्कोरिंग, संख्यात्मक कौशल स्कोर, हृदय गति अंक,
या फिर आपका रेफरी आधारित स्कोरिंग, किसका? तो याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल स्किल स्कोर होता है, याद रखना। मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट निम्नलिखित का आकलन करने में मदद करता है: सामरिक निर्णय लेना, शारीरिक विकास, साकर विशिष्ट मोटर स्किल, VO2 अधिकता। बताओ, मतलब सॉकर स्पेसिफिक मोटर स्किल, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, फिजिकल ग्रोथ। तो अभी थोड़ी देर पहले इसके विषय में हमने चर्चा किया था आप लोगों से, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था किसके लिए होता है यह, सॉकर स्पेसिफिक मोटर स्किल के लिए होता है। क्या था? सॉकर स्पेसिफिक मोटर स्किल के लिए होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। 47 की बात करते हैं। कौन सा परीक्षण कोर्ट लाइन और शटल एम को टारगेट करता है? विच टेस्ट यूज कोर्ट लाइन एंड शटल टारगेट? स्मिथल्स टेस्ट, लॉकहार्ट और मैकफर्सन टेस्ट, जॉनसन टेस्ट, रसेल लॉन्ग टेस्ट। कौन सा परीक्षक कोर्ट लाइन और शटल लक्ष्यों का उपयोग करता है? तो याद रखना, लॉकहार्ट और मैकफर्सन टेस्ट, जिसके विषय में अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया है, चर्चा किया है। रसेल लॉन्ग वॉलीबॉल टेस्ट इसके लिए उपयुक्त है: अंपायर परीक्षण, स्कूल पीई पाठ्यक्रम, हॉकी टूर्नामेंट, ट्रैक मीट। रसेल लॉन्ग वॉल वॉली टेस्ट की बात कर रहा है, वॉलीबॉल टेस्ट की। देखो, वॉलीबॉल टेस्ट में रसेल लॉन्ज होता है, ब्रेडी पूछता है, ब्रेडी जरूर पूछता है कि ब्रेडी टेस्ट किससे संबंधित है, तो ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट होता है, याद रखना। उसी प्रकार से रसेल लॉन्ज टेस्ट पूछता है किससे है, तो वह वॉल वॉली से होता है, याद रखना। फ्रेंच एंड कूपर ने 1937 में दिया था इसको, किस सन में? 1937 में दिया था फ्रेंच एंड कूपर ने, याद रखना। इस परीक्षण को नॉमी रसेल तथा एलिजाबेथ लॉन्ज ने 1940 में बनाया। तो ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं कि फ्रेंच कूपर ने 1937 में इसको दिया और 1940 में इसको किसने दिया था? नॉमी रसेल तथा एलिजाबेथ लॉन्ज। अब आप जो है पढ़े होंगे, कोई 37 पढ़ा होगा, कोई 40 पढ़ा होगा, तो आप बाद में परेशान होंगे और कहेंगे सर आप 37 बता दिए, यहाँ 40 मैंने पढ़ा था। तो मैंने दोनों कंडीशन बता दिया, जिसको शुरू में किसने दिया था? फ्रेंच एंड कूपर ने 1937 में, बाद में इसको रसेल लॉन्ज को, इसी के नाम पे इनका नाम पड़ा, नॉमी रसेल और एलिजाबेथ लॉन्ज ने 1940 में दिया था। यह जूनियर हाई स्कूल के लड़कियों की किसके लिए था? तो याद रखना, जूनियर हाई स्कूल स्कूल की लड़कियों के लिए, किसके लिए? लड़कियों के लिए, लड़कियों की कौन सी? जर्नल वॉलीबॉल प्लेइंग एबिलिटी को ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना? किसके लिए था यह? जर्नल, ठीक है ना? तो समझ में आया कि नहीं? इसमें दो टेस्ट बैटरीज का प्रयोग किया गया था, दो टेस्ट बैटरीज थी, पहला सर्विंग टेस्ट, सर्विंग टेस्ट, और दूसरा जो था वह था वॉलिंग टेस्ट। क्या था? वॉलिंग टेस्ट था, याद रखना। ये दो आपके क्या थे?
तो ये जो था सीधी सी बात है स्कूल के लिए था, तो स्कूल पीई पाठ्यक्रम में करिकुलम के लिए था, याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब ब्रेडी की मैंने बात कर ली, ब्रेडी को किसने बताया था, तो जॉर्ज एफ ब्रेडी ने 1945 में, 1945 ईस्वी में ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट बनाया गया था पुरुष छात्रों के लिए। किसके लिए, या महिलाओं के लिए, वह किसके लिए, पुरुषों के लिए। इसका उद्देश्य क्या था, बॉलिंग क्षमता, क्या, बॉलिंग एबिलिटी को नापना, बॉलिंग क्षमता को नापना इसका वो था। उसके बाद में इसमें एक था हेलमैन वॉलीबॉल टेस्ट। इसमें 3 टेस्ट बैटरीज थी हेलमैन में, ओवरहेड वॉली टेस्ट, 4 आर्म पास टेस्ट और वॉल स्पाइक टेस्ट, मतलब जिसको स्मैश बोलते हो आप। तो ये आपके वॉलीबॉल के टेस्ट मैंने कुछ बता दिए। चलो आगे बात कर लेते हैं। 49 नंबर क्या कहता है, जॉनसन टेस्ट निम्नलिखित में से कौशल अंतराल की पहचान करने में प्रभावी होता है, बताओ। देखिए अगर आप फिजिकल एजुकेशन की बुक देखेंगे भैया, तो फिजिकल एजुकेशन में कई जगहों पे अलग है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चंस में बहुत डाउट्स आते हैं, बहुत डाउट्स आते हैं, मतलब बहुत। हाँ, कुछ चीजों में कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो इसी कारण से जल्दी देखोगे तो कहीं भी क्वेश्चन जो है उनसे नहीं बनता है। जॉनसन टेस्ट निम्नलिखित में से कौशल अंतराल की पहचान करने में प्रभावी है, किसके लिए, एडवांस बैडमिंटन प्लेयर के लिए, इंटरमीडिएट बास्केटबॉल प्लेयर के लिए, सॉकर टीम फॉर्मेशन के लिए, या क्रिकेट टेक्निक के लिए, बताओ क्या होगा। जॉनसन के लिए, जॉनसन बात आ गई तो सीधे सीधे आपको समझ में आना चाहिए कि यह बास्केटबॉल की बात करता है। किसकी बात करेगा, बास्केटबॉल की बात करेगा, याद रखना। अरे गर्लफ्रेंड और बीबी और, ठीक है चलो ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, खत्म करते हैं आज की क्लास को। नहीं, किस परीक्षण में प्रदर्शन मूल्यांकन में शटलकॉक का उपयोग शामिल है, जॉनसन टेस्ट में, मैकडोनाल्ड टेस्ट में, लॉकहार्ट और मैकफर्सन टेस्ट में, रसेल लॉन्ग टेस्ट में, बता दो। और फिर एक क्वेश्चन देके हम चलते हैं आगे, आपका यहीं पे खत्म करेंगे आज। तो जाहिर सी बात है जब शटल कॉक की बात कर रहा है तो वो बैडमिंटन में ही शटल कॉक आता है। तो लॉकहार्ट और मैकफेरसन टेस्ट ये दोनों आपके बैडमिंटन से हैं, लॉकहार्ट और मैकफेरसन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है यह आपके बैडमिंटन से है, तो शटल कॉक भी इसी में आएगा। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट होता है, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट होता है, ठीक है ना, तो याद रखना। चलो लास्ट, ये आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण वॉलीबॉल के 3 मुख्य कौशलों को शामिल करता है, ठीक है ना, 3 वॉलीबॉल के 3 मुख्य स्किल को कौन शामिल करता है उसको आपको बताना है। मैं ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी क्लास में, इसी समय, इसी टाइम पे, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं आप लोग भी पढ़ पढ़ के थक गए हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।